हेलो फ्रेंड, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे। तो बता दें आपको कि हाई देख सकते हैं यहाँ पे कि हाई लेवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कंसेप्ट टाइप बेस्ड रिव्यू। और ये जो सीरीज है ये बाल विकास, संविधान, शिक्षण और राजस्व प्रशासन यानी कि लगभग टेट, सी टेट, सुपर टेट और यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और इसको सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे समाहित किए हुए हैं, तो जिससे कि सभी को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि किसी बालक में भाषा विकास सामान्य है तो लेकिन सामाजिक सहभागिता अत्यंत कम है तो यह विकास का क्षेत्र की समस्या को दर्शाया, यानी किस विकास के क्षेत्र को समस्या को दर्शाता है। तो क्या यह संज्ञानात्मक विकास होगा? नहीं। क्या यह भावात्मक विकास होगा? नहीं। क्या यह नैतिक विकास होगा? नहीं। इसी क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि किसी बालक में भाषा विकास, अगर कोई बालक है, जैसे मान लीजिए ये बालक है, इसमें अगर भाषा विकास हो रहा है लेकिन सामाजिकता से ये जुड़ा नहीं है, यानी सहभागिता ये नहीं कर पा रहा है, तो क्या इसका विकास क्षेत्र बढ़ेगा? नहीं। तो इसको समाज से क्या होगा? कंटेक्ट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कंटेक्ट होना पड़ेगा, तब इसकी सामाजिक विकास मतलब ग्रोथ करेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, इसको देखिए। यहाँ पे लिखा है कि संविधान के किस सिद्धांत के कारण राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करने के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है? तो ऑप्शन ए है विधि की समक्ष समानता, समान संरक्षण का अधिकार, सकारात्मक भेदभाव और प्राकृतिक न्याय। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि समान संरक्षण का अधिकार। क्या होगा? समान संरक्षण का, नहीं विधि के समक्ष समानता होगी, न सकारात्मक भेदभाव होगा, न प्राकृतिक न्याय होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इसको आप थोड़ा सा इसका नोट्स बनाते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछने से पहले छात्रों को सोचने का समय देता है, अगर कोई शिक्षक है कक्षा में पहले प्रश्न पूछने से पहले छात्रों को सोचने का समय देता है, तो वह किस शिक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है? अभ्यास का, कि तत्परता का, कि प्रभाव का, कि प्रतिक्रिया का? आप इसका राइट आंसर देंगे। तो ये समझिए, अगर कोई शिक्षक है क्लास में अगर पढ़ाने आ रहा है तो पहले बच्चों से उसको सोचने का मौका, एक ऐसा टॉपिक उसको बताए जिस पे बच्चे चिंतन कर सकें, सोच सकें। तो ये जो है ये किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो तत्परता का। किसके सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो तत्परता के सिद्धांत का पालन कर रहा है। राइट आंसर होगा तत्परता के सिद्धांत का ये पालन कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक पढ़ा रहा है, कुछ बच्चे हैं और उन बच्चों से प्रश्न कर रहा है और उनको समय भी दे रहा है कि आप मतलब चिंतन करिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यहाँ देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजस्व अभिलेखों में खतौनी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राजस्व अभिलेख में खतौनी का भूमि कर निर्धारण होता है, कि भूमि स्वामित्व का प्रमाण होता है, कि कृषि उत्पादन का आकलन होता है, कि भूमि का वर्गीकरण? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि स्वामित्व का प्रमाण। क्या होगा? भूमि स्वामित्व का प्रमाण होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा है कि किस परिस्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग संघीय ढांचों को की भावना के विरुद्ध माना गया है? प्राकृतिक आपदा, या संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, या राजनीतिक स्थिरता मात्र, या युद्ध की स्थिति? तो जो इसका राइट आंसर होगा राजनीतिक स्थिरता मात्र में। किसका? राजनीतिक स्थिरता। जब किसी परिस्थिति में अनुच्छेद 556 का प्रयोग कोई ढांचा के भावना के विरुद्ध अगर माना जाता है तो राजनीतिक स्थिरता के मान। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालक का तब सर्वोत्तम सीखता है जब, बालक कब भाई सर्वोत्तम सीखता है? जब शिक्षक ज्ञान का प्रदर्शन करे। क्या यह सही है? पाठ्य पुस्तक को जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका पाठ्यक्रम है, क्या उसका कठोरता से पालन करे तब सीखेगा? कि जब बालक सक्रिय रूप से सीखने में संग्रह संलग्न हो, या अनुशासन सख्त हो,
या अनुशासन सख्त हो। क्या टीचर जब सख्त हो जाएगा तो बच्चा सीख पाएगा? नहीं, एकदम नहीं सीख पाएगा। जब बच्चा अगर टीचर अगर सख्त हो जाएगा तो बच्चा नहीं, क्योंकि टीचर एक सुविधा प्रदाता होता है, मार्गदर्शक होता है, उसको सख्त होने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम गलत आंसर है। शिक्षा का ज्ञान का प्रदर्शन करे, शिक्षक ज्ञान का प्रदर्शन करे। ठीक है भाई, शिक्षक है तो ज्ञान का प्रदर्शन करेगा ही, बताएगा ही, लेकिन पाठ्य पुस्तक का अगर कठोर पालन कर रहा है, सीख पाएगा? नहीं। बालक जब सक्रिय रूप से सीखने में संलग्न होगा तब सीख सकता है। बालक जब सक्रियता दिखाएगा अपनी, वहाँ पे भागीता, अगर सक्रिय रूप से अगर सीखेगा तभी वो क्या एकदम सर्वोत्तम सीख सकता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है लेकिन कृषि उत्पादन कम हो तो लेखपाल के लिए सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या होगा? यहाँ पे देखिए, भूमि उपजाऊ या कृषि तकनीकी उन्नत या भूमि पर अधिक दबाव या सिंचाई सुविधाएं पर्याप्त। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा कि भूमि दबाव अधिक। क्या होगा? भूमि पर दबाव अधिक। ठीक, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि जीवन का अधिकार। क्या लिखा है? जीवन का अधिकार न्यायिक व्याख्या में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? क्या स्वच्छ पर्यावरण शामिल नहीं है? काहे नहीं शामिल है भाई? आजीविका का अधिकार, ये भी शामिल है। शिक्षा का अधिकार, ये भी शामिल है। लेकिन देखिए यहाँ पे संपत्ति का जो अधिकार होता है, ठीक, वो शामिल नहीं है। जीवन अधिकार के न्यायिक व्याख्या में जो संपत्ति का अधिकार है, इसको हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हटा दिया। देखिए, राइट्स इन द इंडिया आर द ग्रांटेड इन द फंडामेंटल अंडर पार्ट 3 आर्टिकल 12 से, यानी 12 से 35 तक कंटिन्यू, यानी संविधान के 12 से 35 जो ये आर्टिकल है, वहाँ से इसको संपत्ति का अधिकार है, उसको यहाँ से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। इंडिया सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड की 1980 में द पार्ट 3 यानी भाग तीसरे का वी आर द कंप्लीटिंग, या भाग तीसरे का भाग होगा, और पार्ट भाग चौथे का इम्पोज ऑब्लिगेशन इन द स्टेट पार्ट 3 कंट्रोल मैकेनिज्म इन द देयरफॉर सिटीजन कैन, थोड़ा सा ये कट रहा है, इटली डायमंड इन द स्टेट ऑफ द फुलफिल ड्यूटी इन द इफ द फंडामेंटल राइट। यानी कह रहा है कि जो ये स्टेट का जो ये भाग तीन होगा, उसके अकॉर्डिंग इसको संविधान से क्या कर दिया गया है? इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि कोई छात्र पुरस्कार मिलने पर ही अध्ययन करता है तो उसकी प्रेरणा किस प्रकार की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। क्या यह आंतरिक प्रेरणा है? एकदम नहीं, आंतरिक प्रेरणा हो ही नहीं सकता है। अगर जब बच्चा को पुरस्कार मिलने से वो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है या टॉप कर रहा है, तो आंतरिक प्रेरणा नहीं है यह। क्या यह नैतिक प्रेरणा है? नहीं। ये कौन सी प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा, और सामाजिक प्रेरणा भी नहीं है। तो कौन सी प्रेरणा है? बाह्य प्रेरणा है। जब बच्चा को पुरस्कार मिल रहा है तभी वो पढ़ाई कर रहा है, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेगा। तो ये आंतरिक प्रेरणा अंदर से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? अंदर से। जब उसको अंदर से ये प्रेरणा जब उत्पन्न होगी तो उसको हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है? पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से बनाने के लिए संविधान में किसकी आवश्यकता की गई थी? तो इसको हम बता देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि योजना आयोग या नीति आयोग या राज्य वित्त आयोग, चुनाव आयोग। ये ऑप्शन दे के ही आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा आपको हम बता देते हैं कि राज्य वित्तीय आयोग। क्या बनेगा? राज्य वित्तीय आयोग। नहीं इसका योजना आयोग होगा, न ही नीति आयोग होगा, और न ही चुनाव आयोग है। तो इसका राइट आंसर बनेगा राज्य वित्तीय आयोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? 11 नंबर। इस पे चलते हैं कि लेखपाल के कार्यों में कौन सा कार्य प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक न्याय से जुड़ा है?
जो लेखपाल कार्य करते हैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक न्याय से जुड़ा हुआ है। फसल का निरीक्षण करना या भूमि मापन करना या आपदा रिपोर्ट तैयार करना या राजस्व विवाद की रिपोर्टिंग करना। तो जो इसका सबसे सटीक आंसर है वो होगा राजस्व विवाद का रिपोर्ट तैयार करना। क्या होगा? राजस्व विवाद का रिपोर्ट तैयार करना। नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। जो ये लेखपाल साहब यहाँ पे दिख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थोड़ा सा ये जो इमेज है ये पूर्ण रूप से नहीं आ पाया है किसी प्रश्न में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमें ज़्यादातर मतलब है प्रश्नों से कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को देखते हैं कि किस शिक्षण में विधि में बालक का स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, न कि सीधे दिया जाता है। किस शिक्षण विधि में बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है? व्याख्यान विधि में करेगा, आप ये बताएंगे व्याख्यान विधि में करेगा या प्रयोजन विधि में करेगा या प्रश्नोत्तर विधि में करेगा या पाठ्य पुस्तक? चलिए कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिए। तो हम बता देते हैं इसका आंसर जो बनेगा प्रयोजन विधि। प्रयोजन जब हम व्याख्या करेंगे, क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे तो इसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक, जब हम प्रश्न करेंगे तब, चाहे पाठ्य पुस्तक से कोई हम विधि का जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तब इसका प्रयोग करेंगे। और प्रयोजन विधि ये होगा कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, यहाँ से क्या करता है? अपने ज्ञान को स्वयं प्रदर्शित करता है, बताता है, तो प्रयोजन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोजन विधि। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, यदि किसी कानून का उद्देश्य, अगर कोई कानून है उसका उद्देश्य सामाजिक न्याय है लेकिन वह असमानता पैदा करता है, असमानता पैदा करता है, तो वह संसाधन के किस सिद्धांत से टकराएगा? वह संविधान के किस, सॉरी क्या लिखा है थोड़ा सा देखें, हाँ, संविधान के किस सिद्धांत से टकराएगा? यदि कानून का उद्देश्य सामाजिक न्याय है लेकिन वह असमानता पैदा करता है तो संविधान के किस सिद्धांत से टकराएगा? चलिए इसका 30 नंबर क्वेश्चन का, क्या स्वतंत्रता से या समानता से या बंधुत्व से या धर्मनिरपेक्षता से? तो चलिए देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, इक्वलिटी और इक्विटी, यानी कि समानता और समदर्शिता। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये क्रिकेट हो रहा है, इस स्टेडियम में देखिए यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है। ठीक, लेकिन ये बच्चा छोटा है, इसको भी टेबल मिला है, इसको भी टेबल मिला है, इसको भी टेबल मिला है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ये बच्चा है ये छोटा है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? क्रिकेट नहीं देख पा रहा है। और ये थोड़ा सा इससे बड़ा है तो ये थोड़ा बहुत देख ले रहा है, लेकिन ये पूरा बड़ा है। तो इस अगर ये क्या करता, अगर ये टेबल उठा के अपना ये छोटे वाले को दे देता तो यहाँ पे क्या हो जाता? इक्विटी, यहाँ पे एक समता हो जाता। क्या हो जाता? समता हो जाता। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखिए वही चीज़ यहाँ पे किया है। ये अगर बिना टेबल का भी देखेगा तो इस चीज़ ये मैच देख लेगा, लेकिन ये अपना वाला टेबल अगर इसको दे देगा तो ये आराम से, तो ये हो जाएगी इक्विटी। क्या हो जाएगी? इक्विटी। और ये क्या है? इक्वलिटी। क्या है? इक्वलिटी। यानी कि समानता तो है यहाँ पे लेकिन समता नहीं है, समानता है लेकिन समता नहीं है, लेकिन यही चीज़ यहाँ पे कर दिया है तो क्या हो गया है? इक्विटी, यानी समता हो गई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समानता होगा। क्या होगा? समानता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाल विकास के संदर्भ में निकटस्थ विकास यानी कि जेडपीडी विकास की अवधारणा किसे, यानी जॉन प्रोडोमेक्सल डेवलपमेंट प्रोक्सिमल। ठीक, और ये जो चैप्टर है ये इसका फोल्डिंग से है। ठीक, ये किससे है? इसका फोल्डिंग से है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कौन सा राइट आंसर बनेगा? तो अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या बनेगा? सामाजिक अंतःक्रिया। तो बाल विकास के संदर्भ में निकट विकास जेडीपी की अवधारणा किससे संबंधित है? तो सामाजिक अंतःक्रिया से, न कि बुद्धि परीक्षण से, न ही अनुशासन से, न अनुवांशिकता से। तो आउट ऑफ, देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि आउट ऑफ रिच जोन कैन नॉट डू जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो चीज़ हम कह रहे थे थोड़ा सा बोलने में हो सकता है कि समस्या हो, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडीपी और जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट जीएडीपी। अगर कोई बालक है, ठीक, जीडीपी का मतलब क्या होता है? कि सहारा देना। अगर कोई बालक है, अगर
थोड़ा सा कमज़ोर है, अगर वो टीचर उसको थोड़ा सा उस चीज़ को गाइडलाइन कर देता है, गाइड दे देता है, थोड़ा सा उसको सहारा दे देता है, तो वो क्या कर लेता है, वो परीक्षाओं में अच्छे नंबर गेन कर लेता है, अर्जित कर लेता है और वो परीक्षा को पास कर लेता है। तो वही क्या होता है, जेडीपी होता है। क्या होता है, जेडीपी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हेल्प दे रहा है। क्या दे रहा है यहाँ पे, टीचर क्या कर रहा है, ये चीज़ सारी चीज़ जानती है लेकिन थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन टीचर यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा हेल्प दे रहा है, हेल्प कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है, जेडीपी। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्काफ फोल्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्काफ फोल्डिंग। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता का सीधा लाभ किससे मिलता है? केवल प्रशासन को मिलता है, केवल सरकार को मिलता है, या नागरिकों को मिलेगा, या केवल न्यायालय को मिलेगा? तो इसका जो आंसर है आप लोगों सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता का सीधा लाभ किसको मिलेगा? तो नागरिकों को मिलेगा। किसको मिलेगा? नागरिकों को मिलेगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आप क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।